हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। तो बेटा मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए आज एक और नया चैप्टर लेकर, और इस चैप्टर का नाम है भैया क्या, एस ब्लॉक तत्व। तो बेटा आज हम कौन से चैप्टर की भैया प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की, तो वो है भैया एस ब्लॉक तत्व। ये चैप्टर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको आनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा फेवरेट चैप्टर रहता है बेटा एग्जामिनर का। वो कहीं से भी कभी भी कुछ भी सवाल पूछ ले, लेकिन आसान पूछता है। अगर आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हैं तो आप बड़े आसानी से उसका जवाब भी दे दोगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं भैया। तो ये रहा भैया आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। देखो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल अपघटन पर O2 मुक्त करेगा। मतलब इनमें से अगर मैं सभी क्या दे रखे बेटा, कुछ यौगिक दे रखे हैं और इन यौगिकों को यदि मैं जल से अभिक्रिया करवाऊं तो तुमसे पूछ रहा कौन ऑक्सीजन देगा। कौन देगा भैया ऑक्सीजन। अब सर इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है क्या। मैंने कहा हाँ भाई कुछ कॉन्सेप्ट है। कैसे, अगर मान लो बेटा तुम्हारे पास, अब देखो तुम्हें पता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जो तत्व है ना, 3 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। कितने प्रकार के बना सकते हैं बेटा, 3, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूं, डिटेल में बताता हूं क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 3 प्रकार के तत्व बना सकता है, 3 प्रकार के यौगिक बना सकता है। या तो बनाएगा सर ऑक्साइड, या बनाएगा मेरे बच्चे क्या, पर ऑक्साइड, और या फिर क्या बनाएगा मेरे बच्चे हमारे पास, सुपर ऑक्साइड। अब ये बात सबको पता है बेटा, ऑक्साइड आयन का सूत्र होता है O-2, पर ऑक्साइड का होता है O2-2 और इसका होता है सर O2-। इतना तो पता होना चाहिए भैया। अगर इतना नहीं पता है तो मेरे लल्लू राम, अरे मेरे मैंड को तुम कर क्या रहे हो भाई। इतनी बेसिक बात अगर नहीं पता है तो अब सुनना, कुछ बातें सुनना। जैसे बेटा मैं बात करता हूं क्षार धातु की, मतलब वर्ग 1 के तत्वों की बात कर रहा हूं बेटा, क्षार धातु। तो क्षार धातु कौन कौन से है बेटा, सर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है। फ्रेंशियम की चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि सर वो रेडियो एक्टिव होता है। तो अब इसमें याद रखना मेरे बच्चे, इसमें याद रखना कि जो लिथियम है ना बेटा, लिथियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम सर ऑक्साइड का भी निर्माण करता है और परऑक्साइड का भी करता है। सुनना क्या कह रहा हूं, अगर मान लो सोडियम की अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन से करवाई और ऑक्सीजन जो है ना बेटा वहां पे कम मात्रा में लिया है मैंने, तो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाएगा ऑक्साइड। अगर मैंने सोडियम लिया और उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा रहा हूं और ऑक्सीजन की मात्रा मैंने बहुत ज्यादा ले ली, अधिकाय में ले लिया ऑक्सीजन, तब सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाएगा ऑक्साइड। लेकिन वो सोडियम ऑक्साइड फिर से बदल जाएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके परऑक्साइड के अंदर, सोडियम परऑक्साइड में। तो सर जो सोडियम है वो ऑक्साइड भी बनाता है, परऑक्साइड भी। लेकिन हम यहां पे जब भी अभिक्रिया की बात करते तो हम अधिकाय में लेके बात करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है भाई। तो सर जो सोडियम है इसके लिए तुम क्या बोलोगे मेरे बच्चे, परऑक्साइड बनता है। और सर आखिरी के जो 3 तत्व हैं ये क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे सर हमारे पास क्या, सुपर ऑक्साइड। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। अभी एक और चर्चा करता हूं। अभी ये क्षार धातु की सर, अभी किसकी करो सर, क्षार मृदा धातु की करो सर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, सुनना। क्षार मृदा धातु क्या है सर, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बैरियम है। रेडियम की बात नहीं करेंगे, क्यों सर, क्योंकि सर वो भी तो हमारा क्या है, रेडियोधर्मी है सर। ठीक है सर, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बनाते हैं ऑक्साइड,
और सर ये बनाते हैं क्या मेरे पास, परऑक्साइड। तो पहला सवाल तो यही बन गया बेटा, देखो पहला सवाल तो यहीं से खटाक से बन गया। अब इतना पता होना चाहिए क्या कि सर क्षार धातु सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं, आखिरी के तीन। क्या क्षार मृदा धातु कहीं पे सुपर ऑक्साइड बना रही है भाई, नहीं बना रही। यहां पे तो बनता क्या है, सिर्फ ऑक्साइड और परऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड और परऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। और बताओ सर, और जितने भी तत्व बचे बेटा, इन एस ब्लॉक के तत्वों को छोड़ दूं, बाकी जितने तत्व बचे मेरे पास, चाहे वो डी ब्लॉक का हो चाहे पी ब्लॉक का हो, तो यहां पे लिख देता हूं डी ब्लॉक, डी और पी ब्लॉक तत्व O2 से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो मतलब सर ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का जो खेल है ना, ये सिर्फ किस में चल रहा है बेटा, एस ब्लॉक तत्वों में ही चल रहा है। उसके अलावा मान लो भैया तुम्हारे सामने कोई भी तत्व पटक दे, चाहे वो डी ब्लॉक का हो चाहे पी ब्लॉक का हो, और पूछे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो हमेशा बोलना सर ऑक्साइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड ही बनाएगा। तो ये सारी चर्चा आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो वो क्वेश्चन जो था उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब सुनना बेटा, यदि मैंने कोई ऑक्साइड लिया, उस ऑक्साइड को यदि मैंने जल से अभिक्रिया करवाई, तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, जिस तत्व का वो ऑक्साइड है उसी तत्व का क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसी तत्व का क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है सर, यदि हमने क्या लिया, परऑक्साइड लिया और उसको जल से अभिक्रिया करवाई, तो क्या बनेगा, जिस तत्व का परऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सबसे पहले तो सर उसी तत्व का हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा सर, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, आ जाओ सर। सर उसके बाद क्या है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड और ये जल से अभिक्रिया करेगा, तो सर यहां पे क्या बनेगा, सर यहां पर भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2O2 बनेगा, लेकिन साथ में O2 गैस भी बन जाएगी। ठीक है, बस आ जाओ सर। अब तो सवाल हम कर डालेंगे फटाक से। तो देख बेटा, अब जल्दी से बता, मैंने अभी भी बताया सिर्फ एस ब्लॉक तत्वों में ही परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं, बाकी दूसरे डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में नहीं बातें करते। तो सर ये डी ब्लॉक का तत्व है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ सर, लेड का ऑक्साइड है। और सर ऑक्साइड को जब भी हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, आपने अभी तो बताया हाइड्रोक्साइड बनता है। तो सर जल से अभिक्रिया करवाने पर हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा सर, PbOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, कोई ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। सर ये क्या, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन, और सर पोटेशियम क्या बनाता है। अब बेटा खौफ खाना भगवान से, अगर तुमने इसको बोल दिया पोटेशियम डाइऑक्साइड तो गलत है, मतलब आपने ये बात सुनी ही नहीं ना भाई, आपने ये बात सुनी ही नहीं। मैंने बोला भाई पोटेशियम तो जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा मेरे बच्चे, सुपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहां पे जो K2 लिखा है ना, ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, और ये है सर H2O। और सर सुपर ऑक्साइड जब भी जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सर जिस तत्व का सुपर ऑक्साइड है उसका क्या बना दो, हाइड्रोक्साइड, H2O2, और साथ में क्या निकाल दो, O2 गैस। सर ये तो दिख ही रहा है परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या बनाएगा सर, जिस तत्व का परऑक्साइड है उसका हाइड्रोक्साइड बनाओ और साथ में H2O2। अब लिथियम का भी ये परऑक्साइड दिया है, Li2O2 क्या है, लिथियम परऑक्साइड। तो सर इसको भी अगर करवाऊंगा, अभी मान लेते हैं ना भाई ऐसा कुछ है, तो यहां पे भी H2O2। तो बताओ बेटा ऑक्सीजन गैस कहां निकल रही है, बी वाले में निकल रही है।
ठीक है, तो जब भी किसी सुपर ऑक्साइड को आप जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा बेटा? हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और सर O2 गैस निकलेगी। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ो, ये लो भाई, आ जाओ सवाल पे। कितने आसान सवाल आते हैं ना, तुम खुद कहोगे। कहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है भाई। ये कहते हैं इस H2O2 के अंदर ना एक खास बात है, ये अपचायक का कार्य भी कर सकता है, ऑक्सीकारक का भी कार्य कर सकता है। जैसे तुम्हारे पास होते हैं ना कुछ उभयधर्मी यौगिक होते हैं। उभयधर्मी यौगिक सर मतलब सर यदि मान लो ये पेन है, मैंने कहा ये उभयधर्मी यौगिक है, मतलब इसके बगल में यदि मैं अम्ल ले आया तो ये क्षार का कार्य कर देगा, यदि इसके बगल में क्षार ले आया तो ये अम्ल का कार्य कर देगा। सेम कहानी H2O2 के साथ है। H2O2 कहता है कि भाई मेरे अंदर दोनों खूबियां हैं, मैं अपचायक का भी कार्य करूंगा और ऑक्सीकारक का भी कार्य कर सकता हूं। कहता मेरे सामने कोई ऑक्सीकारक ले आओ तो मैं अपचायक बन जाऊंगा, मेरे सामने अपचायक ले आओगे तो मैं ऑक्सीकारक बन जाऊंगा। तो वही चीज यहां पूछ रहे हैं कि H2O2 क्रमशः KiO4 और NH2OH के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, किसके रूप में कार्य करेगा? मतलब जब H2O2, सुनना अब तुम्हें अभिक्रिया नहीं पता होनी चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। KiO4 से अभिक्रिया कर रहा है एक बार, और एक बार H2O2 किससे कर रहा है मेरे बच्चे? NH2OH से। ठीक है, तो पूछता है भाई कि बताओ H2O2 जब KiO4 से अभिक्रिया करेगा तो किसका कार्य करेगा? ऑक्सीकारक का या अपचायक का? सेम कहानी यहां पे पूछ रहे हैं, तो निकाल लेते हैं। सर अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये KiO4 क्या है, मतलब ऑक्सीकारक है या अपचायक है, उसका उल्टा ये हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीकारक हुआ तो ये अपचायक बन जाएगा, ये अपचायक हुआ तो ये ऑक्सीकारक। और ये पता कैसे लगता है? सर यहां पे जो केंद्रीय धातु है ना आयोडीन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो बस। सारा खेल ऑक्सीकरण अवस्था का है। ठीक है, देख लो कैसे कर रहा हूं इस सवाल को। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। सर आयोडीन की यहां पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। सर एक ऑक्सीजन पे होता है -2, एक पोटेशियम पे होता है +1, तो सर 4 पे कितना होगा? -8। -8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -7। उधर लेके जाऊं तो +7, तो सर आयोडीन की आ गई +7। अब ये कॉन्सेप्ट तुम पढ़ के आते हो, यदि कोई तत्व अपनी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो वो किसका काम करेगा बेटा? ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। यदि कोई तत्व अपनी मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो वो किसका कार्य करता है मेरे बच्चे? अपचायक का। अब हमें पता है बेटा जो आयोडीन है उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान +7 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहां पे ये किसका कार्य कर रहा है बेटा? ऑक्सीकारक। अगर ये ऑक्सीकारक है तो ये किसका कार्य करेगा मेरे बच्चे? अपचायक का। तो देख लो भाई, अपचायक अपचायक ऑक्सीकारक से, तो मतलब ये दो तो ऑप्शन कट गए, तो ए और बी में से हो सकता है। अब आ जाओ यहां पता कैसे लगाएंगे, तो सेम कहानी। सर यहां पे ये पता लगा लो कि हमारे पास यहां पर ये अपचायक है, ऑक्सीकारक है, तो सर यहां पे केंद्रीय कौन है? सर नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन का यौगिक है, ये नाइट्रोजन का यौगिक है सर। सर इसके अंदर इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। तो सर पहले तो ये देख लो कैसे करेंगे। सर मान लो मैंने इसको ऐसे, अब भैया किसी को निकालने तो निकाल लो, आराम से निकाल। जैसे मान लो ये +1 है, ये -2 है, ये +1 है, इसकी x मान ली। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी सर? +2 +3। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी भाई, तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। तो बेटा इसको मैंने क्या तोड़ लिया? NH2+ और OH- में तोड़ा। अब इस NH2+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर NH2+ है, एक हाइड्रोजन पे होती है +1, तो 2 पे कितनी होगी बेटा? तो 2 पे कितनी हो जाएगी बेटा? +2। तो सर इसकी x मान ली, तो क्या हो गया? x जमा में 2 बराबर है +1, तो x किसके बराबर आ गया? -1। अच्छा वैसे भी निकालते, इससे पहले निकाल रहे तो आ जाती -1 आ जाती, मैं कैलकुलेशन गलत कर गया उस टाइम पे, -1 आ गई सर। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई सर? यहाँ पे -1 हुई। अब एक बात बताओ बेटा,
नाइट्रोजन पे है -1 आवेश, तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करेगा या इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करना चाहेगा? तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर किसी को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद का ऑक्सीकरण किया और सामने वाले का अपचयन किया, या फिर ये कहूं नाइट्रोजन यहां पे अपनी मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था के पास है, नाइट्रोजन यहां पे अपनी मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था के पास है सर, तो ये अपचायक का कार्य करेगा, तो ये यहां पे क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास? ऑक्सीकारक बन जाएगा। तो यहां पे क्या सही जवाब हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा जी, ओके आगे बढ़ो। ये लो, ये सवाल पढ़ लो भाई। पी ब्लॉक का है, ऑक्सी अम्ल का। कहता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल के जल अपघटन पर क्या प्राप्त होगा? बेटा अब तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो आसानी से बता दोगे, अन्यथा नहीं बता पाओगे। सर परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? देखो मैं लिखता हूं, फॉर्मूला होता है सर H2S2O8। अगर बेटा मैं इसकी अब संरचना बनाऊं तो संरचना इसकी कुछ ऐसे होती है सर, S ये होता है सर H2S2O8। देख लो भाई, इसको बोलता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। अब कहते हैं इसका 1 मोल लिया और उसको जल के साथ अभिक्रिया करवा दिया, तो बताओ क्या बनेगा? बेटा जब मैं इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा ना तो होगा क्या? वो जल इसको यहां से तोड़ देगा, तो 1 से H जुड़ जाएगा और 1 से OH जुड़ जाएगा। जल ऐसी तो होता है बेटा, मान लो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया और ये OH यहां पे जुड़ गया, तो यहां से हाइड्रोजन जब जुड़ा तो क्या बना? देखो यहां पे क्या बना सर, यहां पे कुछ इस प्रकार का बन गया OH और ये OH, तो ये क्या बना सर? देखो H2SO4, तो ये क्या है सर? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो मतलब सर इसका एक हिस्सा सल्फ्यूरिक अम्ल बना गया, और सर ये क्या बना? बाकी हिस्सा क्या बना? तो देखो सर ये बना S डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। इधर इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा सर? OH आके जुड़ा ऐसे। तो सर ये कौन सा है सर? इसको बोलते हैं H2SO5। ये कहलाता है सर परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक था, 2 सल्फर थे ना इसलिए डाई बोला, यहां पे 1 सल्फर है तो ये क्या बोला? मोनोसल्फ्यूरिक बोला। तो क्या बना सर? एक सल्फ्यूरिक एसिड बना सर, और एक क्या बना सर मेरे पास? परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी। देख लो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है वह स्पीसीज जिसमें परऑक्साइड आयन नहीं होते हैं, जो परऑक्साइड आयन नहीं बनाता। भाई कौन नहीं बनाता? देखो अभी अभी तो बताया था, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। तो सर मतलब ये तो परऑक्साइड कभी होगा ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये तो है। सर स्ट्रोंशियम क्या बनाता है? परऑक्साइड। याद करो, अभी तो बताया था, अभी तो बताया बेटा, स्ट्रोंशियम और बैरियम दोनों ही क्या बनाते हैं बेटा? परऑक्साइड। ये रहा। तो यहां पे जो फॉर्मूले लिखे ना SrO2 और BaO2, अब बच्चे ना इनको पढ़ते ही ऑक्साइड है कि सर ये स्ट्रोंशियम डाइऑक्साइड, ये बैरियम डाइऑक्साइड, वो पढ़ते ही है भाई, क्योंकि उन्होंने CO2 पढ़ा होता है। तो कहते अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सर ये तो ऑक्साइड है, परऑक्साइड कैसे बोल रहे हो? तो मैं उन्हें कहता हूं अरे मेरे नन्हे मुन्नो ये देखो सर, स्ट्रोंशियम पे आता है +2 आवेश, परऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम कहोगे O2-1 सर, यही तो होता भाई, O2-1 होता है। अब एक बात बताओ बेटा, अच्छा ये तो सुपर ऑक्साइड होगा, ये होता है ना सर परऑक्साइड O2-2। तो सर बचपन में फॉर्मूला बनाते थे कैसे? इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले जाओ, तो क्या बना सर? ये बना Sr2, और इस 2 को इधर लेके आऊं तो 2 दूनी 4 SrO4, 2 कॉमन निकाल दो, क्या बना? SrO2। तो ये क्या है बेटा? परऑक्साइड है, क्योंकि सर स्ट्रोंशियम यहाँ पे परऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है। देखने में लगता है CO2 जैसा है तो ऑक्साइड है, नहीं भाई पर नहीं है ये। तो इस बात को थोड़ा गौर से समझ लेना, ठीक है? ऐसी बैरियम परऑक्साइड है ये। तो यहाँ पे कौन परऑक्साइड नहीं बनाएगा? लेड।
क्योंकि सर लेड पी ब्लॉक का है और पी ब्लॉक का कोई भी तत्व लो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड। आ जाओ, कहते हैं किसे गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत सही बात है भाई, बहुत सही खेल है यहां पे भी। तो देखो अब एक चीज समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां पे बेटा हम कर क्या रहे हैं, इन सभी को गर्म कर रहे हैं। ये है क्या बेटा, नाइट्रेट है, पोटेशियम का नाइट्रेट, लेड का नाइट्रेट, कॉपर का नाइट्रेट और सिल्वर का नाइट्रेट। और तुमसे पूछा जा रहा है नाइट्रेट को गर्म करने पर कहां से NO2 गैस नहीं निकलेगी। मतलब सर इनका हम क्या कर रहे हैं सर, गर्म करके इनको तोड़ रहे हैं। किसी चीज को गर्म करोगे तो भाई वो टूट जाएगी ना, विघटन हो जाएगा ना उसका। तो सर यहां पे हम नाइट्रेट का क्या देख रहे हैं बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन देख रहे हैं, तापीय विघटन देख रहे हैं। तो याद क्या रखना बेटा, जितने भी क्या है मेरे पास वर्ग 1 के नाइट्रेट हैं, ठीक है, वर्ग 1 के नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है MnO3। वर्ग नाइट्रेट के अगर मैं क्या करता हूं बेटा, उसको गर्म करता हूं, थोड़ा सा गर्म कर दिया भाई, थोड़ा सा गर्म मतलब ज्यादा तापमान नहीं दिया, थोड़ा सा गर्म कर दो बस। कभी को सर हमने 1000 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 800 दे दिया, ना इतना देने की जरूरत नहीं है। कोई भी नाइट्रेट दो वर्ग 1 का और उसको गर्म कर दो, थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे तुम गर्म करने लगे तो वो टूट जाएगा। किस में सर, MnO2 प्लस O2 के अंदर। तो यहां पे ये M क्या क्या हो सकता है बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। लिथियम नहीं लिखा मैंने, लिथियम का असल में क्या है भाई, कुछ पंगा है। लिथियम जो है ना भैया वो नैन मटक्का कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, उसका नैन मटक्का चल रहा है। नैन मटक्का सर तुमने पढ़ा होगा सर, एक विकर्ण संबंध, लिथियम का विकर्ण संबंध किससे, मैग्नीशियम। वो नैन मटक्का ही तो है भाई, कि सामने वाली खिड़की पे नजर है उसकी, मैग्नीशियम पे नजर है उसकी। भैया अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम ये देखते हो ना भाई, अच्छा उसे ये पसंद है तो मैं ऐसा करूंगा, उसे ये कपड़े पसंद है तो मैं ऐसे पहन के जाऊंगा, उसे खाने में ये पसंद है तो मैं भी ये खाऊंगा। तो तुम उसकी पसंद का ध्यान रखते हो। तो लिथियम भी ये कहता है कि भाई मेरा नैन मटक्का, मेरी नजर है मैग्नीशियम पे, अब जैसा मैग्नीशियम करेगा वैसा मैं करूंगा, क्योंकि मुझे उसे इंप्रेस करना है। तो इसीलिए यहां पे मैंने लिखा, क्यों नहीं लिखा भी समझ में आएगा। देखो अब बेटा मैं क्या करता हूं, वर्ग 2 के तत्वों की बात करता हूं। वर्ग 2 के नाइट्रेट लो तुम। वर्ग 2 के नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा सर, ये होगा सर MnO3 का होल ट्वाइस, और इसको भी तुमने गर्म किया। स्ट्रेंगल का मतलब है गर्म किया, थोड़ा सा तापमान दिया। तो ये किस में बदलेगा सर, सर यहां पे जिस तत्व का तुमने ऑक्साइड लिया है और नाइट्रेट लिया है उसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में NO2 गैस बनेगी और O2 गैस निकलेगी। और ये NO2 गैस होती है, ये भूरे रंग की होती है, इसे बोलते हैं भूरिया, ये भूरे रंग की गैस होती है। तो सर यहां पे ये M क्या क्या हो सकता है, कोई भी वर्ग 2 का तत्व ले लो भाई, बेरिलियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, स्ट्रोंशियम ले लो, बैरियम ले लो, और सर यहां पे अब लिथियम भी आ जाता है। क्योंकि सर देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो बेटा मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने लिखा NaNO3, इसको बस हल्का सा गर्म किया तो ये क्या बना देगा इसके अनुसार, कि सर नाइट्रेट बदल जाता है नाइट्राइट में, तो बनेगा NaNO2 और साथ में O2। अब सर मैंने लिया लिथियम नाइट्रेट और उसको गर्म किया, तो तुम कहोगे सर ये तो वर्ग 1 का है, तो लिथियम नाइट्रेट किस में आना चाहिए, नाइट्राइट और ऑक्सीजन में। लेकिन मैंने कहा क्या कि ये लिथियम जो है ना, ये तो मैग्नीशियम के साथ चलेगा, मैग्नीशियम ऐसे टूटता है तो ये भी ऐसे ही टूटेगा। ये क्या बनाएगा, Li2O ऑक्साइड बनाएगा सर, NO2 और O2 गैस। मान लो मैंने लिया कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, NO2 और O2, खत्म। तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ वर्ग 2 के नाइट्रेट गर्म करने पे क्या देते हैं बेटा, NO2 गैस देते हैं। सर नाइट्रेट तो और भी बनाते हैं, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व। तो ऐसा करो भाई, यहां पे ये M जो है ना इसको लिख लो, ये D और P ब्लॉक का तत्व भी हो सकता है।
तो मतलब क्या हुआ सर, यदि मैंने मान लो कोई पी ब्लॉक के तत्वों का नाइट्रेट ले लिया तुम्हारे लिए, मान लो ऐसे लिख दिया लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 कसाइजी टिनलेट, हाँ PbNO3 ट्वाइस, इसको गर्म किया, क्या बनेगा? तो तुम कहोगे सर ऐसा जैसे ये टूट रहा है ना वर्ग 2 के, वैसे ही टूटेगा। जिसका मैंने नाइट्रेट दिया उसका ऑक्साइड बनेगा NO2 और O2, तो क्या बन जाएगा सर, यहां बन जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। मान लो डी ब्लॉक का ले लिया कॉपर नाइट्रेट, इसको भी गर्म करोगे तो क्या बनेगा सर, वही कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड बनेगा, O2 बनेगा और NO2 बनेगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लो, बस इसी से ये सवाल हो जाएगा। तो कौन नहीं देगा भाई ऑक्साइड, कौन नहीं देगा मुझे बताओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? क्या पोटेशियम नाइट्रेट देगा? नहीं सर, क्योंकि सर अगर इसको गर्म करोगे तो ये तो क्या बनाएगा, KNO2 प्लस O2। ये रहा सर लेड, अभी अभी तो बताया सर, चाहे पी ब्लॉक का हो, चाहे डी ब्लॉक का हो, चाहे वर्ग 2 के तत्वों का हो, या फिर लिथियम का नाइट्रेट हो, वो तो हमेशा क्या बनाता है गर्म करने पर, ऑक्साइड बनाएगा सर, NO2 O2। सेम यहां पे सर कॉपर ऑक्साइड NO2 O2, यहां पे सर AgO प्लस NO2 प्लस O2, ये Ag2O बनेगा। तो सर ये सारे देने हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। क्या होगा भाई, ए होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये लो आगे वाला सवाल देखो भाई। कहता वह ऑक्साइड जो तनु अम्ल के साथ उपचारित करने पर H2O2 देता है, कौन सा ऑक्साइड देगा भाई, जो परऑक्साइड के रूप में होगा। तो ये देखो, ये तो क्या बेटा, लेड ऑक्साइड। अब बेटा लेड ऑक्साइड को चाहे तुम जल से अभिक्रिया करवाओ, चाहे किसी तनु अम्ल से। तनु अम्ल का मतलब क्या बेटा, वहां पे जल है ना भाई, तनु का मतलब ही क्या होता है, वहां जल की मात्रा अधिक है। और अभी भी बताया था मैंने कि ऑक्साइड को यदि जल से अभिक्रिया करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड बनता है, परऑक्साइड को यदि जल से अभिक्रिया करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड प्लस में H2O2 बनता है, और सुपर ऑक्साइड को कराओगे तो क्या बनता है बेटा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और सर क्या बनता है हमारे पास, और क्या बनता है O2। तो सर ये तो मुझे कभी भी H2O2 नहीं देगा, Na2O2 H2O2 दे देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं, क्योंकि ये ऑक्साइड हैं सर। डी और पी ब्लॉक के तत्व ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड देता है। सिर्फ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ही ऐसे हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे बच्चे, हमें H2O2 दे सकते हैं। ठीक है, आसान, ये तो किया भैया, पीछे किया इसका तो कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। भारी जल है, कौन सा है भाई भारी जल इनमें से, D2O। ड्यूटीरियम जब आ जाता है, हाइड्रोजन देखो 3 होते हैं ना भाई, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, ट्रीटियम है। भारी जल के अंदर प्रोटियम की जगह ड्यूटीरियम आ जाता है, तो उसको बोल देते हैं भारी जल, हैवी वाटर। ठीक, आगे बढ़ो। कहते हैं द्रव अमोनिया में सोडियम धातु का एक विलयन निम्न की उपस्थिति के कारण प्रबल रूप से अपचयित होता है। भैया कोई भी क्या लो, धातु लो तुम, मान लो जैसे मैंने कोई M धातु ली, उसकी मैंने क्या की बेटा, द्रव अमोनिया से अभिक्रिया करवाई, द्रव अमोनिया में डाल दे, तो वहां क्या बनेगा, M प्लस NH3X प्लस में M प्लस इलेक्ट्रॉन Y, ये बनता है भाई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई द्रव अमोनिया में सोडियम धातु, ये सोडियम ले लूं, मान लो Na ले लूं, तो बस क्या करना है, यहाँ पे Na रख देना बेटा, रख देता हूं भाई, मैंने देखा नहीं उसने धातु दे दी थी। यहाँ पे बन जाएगा Na प्लस, ये यहाँ पे बन जाएगा फिर से वही Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। धातु का एक विलयन निम्न की उपस्थिति के कारण प्रबल रूप से अपचयित होता है। बेटा किसी का अपचयन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। किसी को इलेक्ट्रॉन दे दो, उसका अपचयन हो गया, यही तो होता है। इलेक्ट्रॉनों का ही तो लेन देन चलता है बेटा, चाहे अपचयन की बात करो चाहे ऑक्सीकरण की बात करो। अपचयन में इलेक्ट्रॉन खिला दोगे, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकाल के ले आओगे। तो ये अपचयित क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बन रहे, देखो ये। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को तुम क्या बोलते हो बेटा, विलायकित इलेक्ट्रॉन बोलते हो, या क्या बोलते हो बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हो। इन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही ये क्या होता है बेटा, मेरा प्रबल रूप से अपचयित होता है।
ठीक है, यस सर। चलो, कहते द्रव अमोनिया में घुलित सोडियम डैश के कारण विद्युत का संचालन करता है। बेटा देखो, द्रव अमोनिया में यदि मैंने सोडियम को घोला, अभी अभी बताया क्या बनेगा, एक तो ये चीज बनेगी सर, ठीक है, और एक क्या बनेगा सर, ये बनेगा Na+ और इलेक्ट्रॉन Y। इसको बोलते हैं क्या बेटा हम, अमोनिएटेड। इसका नाम क्या होता है बेटा, अमोनिएटेड कैटायन, मतलब धनायन। और ये क्या होता है सर, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब पूछ रहा है भाई, द्रव अमोनिया में घुलित सोडियम डैश के कारण विद्युत का संचालन करती है। बेटा विद्युत का संचालन क्यों होता है कहीं पे, क्योंकि वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। जब भी तुम देखोगे अगर इलेक्ट्रॉनों का वहां पे क्या हो गया बेटा, एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर गमन चालू हो गया, तो वहां पे विद्युत आ जाती है, मतलब वहां पे विद्युत का संचालन होने लगता है। तो किसकी वजह से होगा बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा, अमोनीकृत या अमोनिएटेड। अमोनिएटेड का मतलब क्या, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण संचालन करते हैं, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ो, सोडियम जब ऑक्सीजन के अधिकाय में जलता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। तुम्हें बताने ये कथन सही है या गलत है, एकदम सही है। याद करो, अभी अभी तो बताया था बेटा मैंने, ये बात तुम्हें अभी अभी बताई थी। यदि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओ और तुम्हें यह कह दिया जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तब तो बनता है सोडियम, तब तो क्या बनता है बेटा, सोडियम, अच्छा तब तो बनता है सोडियम परऑक्साइड। अगर ज्यादा मात्रा कर दूंगा तब क्या बनेगा, सॉरी उल्टा बोल गया था उस टाइम, मेरी गलती। देखो लिख देता हूं, सोडियम को O2 से अभिक्रिया करवाई, फिर से सोडियम को O2 से अभिक्रिया करवाई, सॉरी उस टाइम उल्टा बोल गया था बेटा। अगर मान लो ये मैंने किस में लिया, अधिकाय में लिया, अधिकाय में लिया, और एक क्या लिया बेटा, कम मात्रा में लिया, तो बेटा जब अधिकाय में लूंगा तो ये क्या बनाएगा, Na2। अगर कम मात्रा में लूंगा तो क्या बनाएगा बेटा, Na2O2। तो अब यहां पे क्या बोल रहे सर, सोडियम जब ऑक्सीजन के अधिक्य में जलता है, मतलब उसको अभिक्रिया करवाते हैं भाई, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड ही बनेगा। हाँ, कम मात्रा कर दूं तब बनता है क्या बेटा, परऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है Na2SO4 के एक तनु जलीय घोल को प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके विद्युत अपघटित किया जाता है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पर उत्पाद क्या बनेंगे ये बताना है। बड़ा आसान है भाई, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ के आते हो। देख भाई, Na2SO4 है, जलीय विलयन है, तो Na2SO4 किस में टूटेगा मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर ये टूटेगा Na+SO4-2 में। और सर जलीय विलयन है तो मतलब जल भी है, जब विद्युत अपघटन करूंगा तो जल भी तो टूटेगा H+ और OH- में, ठीक है। अब सर जब भी हम विद्युत अपघटन करते हैं तो कौन सी इलेक्ट्रोड के रूप में करें बेटा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, अब जो एनोड है, अब तुम्हें पता है बेटा विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड पे कैसा आवेश आता है बेटा, पॉजिटिव, और इस पे होता क्या है सर, हमेशा ऑक्सीकरण। और सर कैथोड पे कैसा आवेश आता है बेटा, आप कहोगे बेटा ये आता है नेगेटिव, और इस पे हमेशा होता क्या है बेटा, अपचयन, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी बोलो बेटा, एनोड पे पॉजिटिव, तो ये कौन से आयनों को आकर्षित करेगा, जिन पे नेगेटिव आवेश है, जिन पे क्या मेरे बच्चे, नेगेटिव है। अब सर इन दोनों पे नेगेटिव है, अब इन दोनों के बीच में रेस लगेगी एनोड तक की, कि कौन एनोड पे जल्दी पहुंचेगा। अब जो तेज भागेगा वो यहां पहुंच जाएगा और उसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो सर अब इन दोनों में तेज कौन भागता है, OH-, ये याद करना होता है। तुम्हें एक लिखवाया होगा बेटा, डिस्चार्ज पोटेंशियल श्रृंखला लिखवाई होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, डिस्चार्ज पोटेंशियल श्रृंखला आती है भैया, ठीक है। मैंने ही पढ़ाया भैया, प्रयास में भी लक्ष्य है, और मैंने ये लिखवाई है क्योंकि मैं लिखवाता हूं। तो वहां पे जाके अगर तुम देखोगे तो OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो तेज भागता है, तेज भागेगा तो OH- से आएगा। सर OH- यहां पे आएगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और किसका निर्माण कर लेगा सर, वो O2, और साथ में क्या निकलेंगे सर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी गैस बनी बेटा यहाँ पे, O2।
तो एनोड पे बनेगी O2। अब अपचयन करना है किसका सर, इनका, तो इन दोनों में से तेज कौन भागता है सर, हाइड्रोजन भागता है। तो सर H+ यहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और H2 गैस का निर्माण करेगा। तो मतलब सर एनोड पे बनेगी O2 और कैथोड पे बनेगी H2 गैस। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ो। कहते सोडियम धातु द्वारा प्रदर्शित धात्विक चमक को निम्न द्वारा समझाया जाता है कि भैया कोई भी धातु होती है, देखो उसके अंदर चमक होती है। अब वो चमक किस वजह से होती है, क्योंकि सर उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका दोलन चलता है। धातुओं के अंदर क्या होता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है बेटा, वहां दोलन होता है उनका, और दोलन, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दोलन के कारण क्या आते हैं बेटा, जो धातु होती है उसके अंदर चमक आती है। तो क्या सर सोडियम आयनों का विसरण नहीं, ढीले इलेक्ट्रॉनों का दोलन नहीं, मुक्त प्रोटोनों का उत्तेजन नहीं, काय केंद्रित घनीय नहीं, अच्छा क्या आ गया, ढीले इलेक्ट्रॉन, अच्छा मुक्त नहीं लिखा इसने, ढीले लिख दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के दोलन के कारण क्या होता है बेटा, कोई भी धातु जो होती है उसके अंदर चमक आती है, ठीक है। यस सर, यस सर, आगे बढ़ो। कहता है अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके जल में सोडियम सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटित किया जाता है। तो कैथोड, अरे अभी तो किया ही हमने, कैथोड पे क्या बन रहा था बेटा, H2, और एनोड पे क्या बन रहा था, O2। ये तो पीछे वाला ही सवाल हो गया, बस वहां पे पहले एनोड का पूछा था फिर कैथोड का, कंफ्यूज मत कर देना कभी को, सर गलत कर रहे हो। सर यहां पहले पूछा था एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या, तो एनोड पे बनता है O2, कैथोड पे बनता है H2, सेम सवाल है। लेकिन यहां इसने पूछा कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या। कभी कहो सर वहां तो O2 बना रहे थे आप, भाई यहां कैथोड पूछा है पहले, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। कभी कहो अरे मास्टर जी गलत करा रहे हो आप तो सब कुछ, ऐसा नहीं है भाई। ग्लोबर लवण का आणविक सूत्र क्या है, याद करने वाली बात, देखो MgSO4.7H2, इसको हम बोलते हैं एप्सम लवण। ये क्या होता है बेटा, ब्लू विट्रियोल, नीला विट्रियोल। ये क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं हरा विट्रियोल। ये फॉर्मूले है भाई, याद होने चाहिए। और ये क्या होता है बेटा, ग्लोबर लवण होता है, इसको बोलते हैं Na2SO4.10H2O, ये कहलाता है हमारा ग्लोबर लवण, ठीक है। आगे बढ़े। कहते सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट क्या हुआ बेटा, NaNO3। कहते इसको यदि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर विघटित होकर देता है, ये क्या देगा बेटा, अभी पीछे देखो मैंने बताया था कि जो भी वर्ग 1 के नाइट्रेट हैं, अगर उनको हम हल्का गर्म करें तो वो क्या बनाते हैं, तो तुम कहोगे सर वो बनाते हैं NaNO2, मतलब सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट बनाएंगे और O2 गैस निकाल देंगे। यह भी पीछे बताया है मैंने। लेकिन सर यहां पे तो मैं कह रहा था हल्का सा गर्म करना है, लेकिन यहां पे वो तापमान कितना कह रहा है, 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। तो बेटा जब मैं इसको बहुत ज्यादा गर्म करता हूं, 800 या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है ऑक्साइड O2 और N2, ये इसमें टूट जाता है बहुत अधिक तापमान पे। तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, N2 भी बनेगा, O2 भी बनेगा और Na2। ये कब बनता है बेटा, ये तो इससे कभी बनेगा ही नहीं। NaNO3 को तो चाहे तुम कितना गर्म कर लो, ये NO2 तो कभी देता ही नहीं है, कभी नहीं देता भाई। कौन देता है बेटा, कौन से नाइट्रेट NO2 देते हैं, सर P ब्लॉक के नाइट्रेट को गर्म कर दो, D ब्लॉक के नाइट्रेट को गर्म कर दो, और सर वर्ग 2 के तत्वों के नाइट्रेट को गर्म कर दो, या लिथियम के नाइट्रेट को गर्म कर दो, तब NO2 गैस मिलती है, और कोई नहीं दे सकता NO2 गैस, ठीक है। यस सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो। कहते द्रव अमोनिया में सोडियम का अत्यधिक शुद्ध तनु विलयन क्या कहलाता है, यह बेटा पता होने वाली बात है। जो द्रव अमोनिया का सोडियम का अत्यधिक शुद्ध तनु विलयन होता है ना, वो नीले रंग का होता है, विद्युत चालकता दर्शाता है, और सर क्या करता है, सोडियम अमाइड उत्पादित करता है नहीं, हाइड्रोजन गैस उत्पादित करता है नहीं। तो क्या होता है बेटा, वो नीले रंग का होगा, और क्या करेगा बेटा, हमारे पास विद्युत चालकता दर्शाएगा, क्योंकि तनु बोला है। अगर वो यहाँ पे सांद्र बोल देता ना बेटा, तो याद रखना शुद्ध तनु विलयन नीले रंग का दिखता है, लेकिन अगर यहीं पे वो बोलता सांद्र विलयन है, तो
तो बेटा सांद्र विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, ब्रॉन्ज रंग हो जाता है, कांसे जैसा, मतलब नीले से ब्रॉन्ज बन गया। ठीक है, विद्युत चालकता तो उसमें भी होती, और दूसरा काम क्या होता बेटा, वहां पे अमाइड भी बन जाता। तो बेटा यहां पे जो द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन लिया ना, अब उसको देखना पड़ेगा, तुम्हें तनु बोल रहा है सांद्र, तनु बोले तो ये होगा, सांद्र बोल दिया तो सर नीले रंग की जगह कांसे जैसा रंग आ जाएगा, ब्रॉन्ज रंग का बन जाता है, और सर उसके अंदर अमाइड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यस सर। हाइड्रोजन तो कहीं नहीं बनता, ना सांद्र में बनता सर, ना तनु में बनता है, ये तो फालतू का ऑप्शन बनाया हुआ है। ठीक है, चलो। कहते सोडियम सल्फेट जल में विलयशील है जबकि बैरियम सल्फेट अल्प विलयशील है, क्यों? बेटा जब भी तुमसे ऐसा कोई सवाल आए ना कि सर ये ज्यादा घुलता है, ये कम घुलता है, ये बहुत ज्यादा घुलता है, ये बिल्कुल नहीं घुलता है, तो उसका क्या कारण होता है, तो ये मेरे ख्याल से मैंने बताया भी है, ये बताया भी है। तो याद रखो बेटा, जब भी कोई चीज घुलती है या नहीं घुलती है उसके लिए दो कारक देखते हो तुम। मान लो मैंने कहा एक ए है एक बी है, मैंने आप लोगों को कहा भैया अब ए की और बी की हमें तुलना करनी है, कौन ज्यादा घुलेगा कौन कम। तो हमने क्या किया बेटा, ए की सबसे पहले निकाली जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, और एक होती है सर जालक ऊर्जा। सेम कहानी उधर होगी भाई, सेम कहानी इस यौगिक के लिए भी होगी। अरे क्या कर दिया मैंने। तो आपको याद क्या रखना है मेरे बच्चे, यदि किसी यौगिक की जल योजन ऊर्जा ज्यादा है उसकी जालक ऊर्जा से, या तो ये केस बनेगा, या फिर जालक ऊर्जा ज्यादा है जल योजन से, तो बेटा जब भी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी जल योजन से तो समझ जाना उसकी विलयता कम होगी। विलयता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, और यदि जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसकी विलयता क्या होगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, जो विलयता है हमारी, जो विलयता है वो समानुपाती है किसके बेटा, समानुपाती होती है किसके बेटा, जल योजन ऊर्जा के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके बेटा, जालक ऊर्जा के। तो इसका मतलब यदि हम चाहते हैं कोई चीज ज्यादा घुले तो उसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए और जालक ऊर्जा उसकी क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। तो सेम कहानी आप पूछ रहे, देखो कि Na2SO4 जो है मेरे बच्चे, ये तो ज्यादा विलयशील है, लेकिन बैरियम सल्फेट जो है मेरे बच्चे ये कम विलयशील है। ऐसा क्यों है, तो बेटा तो क्या होगा, ये ज्यादा विलयशील है तो इसका मतलब सर इसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी, जालक ऊर्जा कम होगी। तो सोडियम सल्फेट की जल योजन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा से अधिक है, एकदम सही बात है। अगर ये कम विलयशील है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि सर यहां जालक ऊर्जा ज्यादा होगी और जल योजन ऊर्जा कम, तो बैरियम सल्फेट की जालक ऊर्जा इसकी जल योजन ऊर्जा से अधिक होती है, एकदम सही। फिर है सर जालक ऊर्जा की विलयता में कोई भूमिका नहीं, गलत बात है भाई, है। सोडियम सल्फेट की जल योजन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा से कम होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। ठीक है, यस सर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कथन 1, कहता है LiCl मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक है, एकदम सही बात है भाई। लिथियम क्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है, सत्य है। फिर कहता है LiCl लिथियम और क्लोरीन, सुनना जरा बात को, लिथियम और क्लोरीन के मध्य विद्युत ऋणात्मकता अंतर बहुत कम है। नहीं भाई गलत है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। इन दोनों में विद्युत ऋणता का अंतर बहुत ज्यादा है, ये तो कथन गलत हो गयो। ठीक है, इतना तो पता ही ना बेटा। भैया हैलोजन की तो हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। और सबसे कम विद्युत ऋणी कौन होते हैं सर, क्षार धातु। तो क्षार धातु और हैलोजन, इनमें तो विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा अंतर मिलेगा। तो सर क्या होगा, कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य है, सी ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, कहता है एल्यूमिनियम की डैश के सांद्रित विलयन के साथ क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखो एल्यूमिनियम जो है ना बेटा, एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी तत्व है। मतलब क्या हुआ सर, इसको चाहे तुम अम्ल से अभिक्रिया करवा लो, चाहे इसको क्षार से अभिक्रिया करवा लो, ये दोनों से कर जाएगा।
और सर जब भी ये अम्ल से करे या फिर क्षार से करें, इन दोनों से अभिक्रिया करके ये हमेशा कौन सी गैस निकाल सकता है? H2। तो सर क्या हुआ, एल्यूमिनियम की क्या करो बेटा, अम्ल की सांद्रित विलयन से अभिक्रिया करवा लो, चाहे क्षार से करवा लो, मतलब चाहे तुम यहाँ पे क्या ले लो, सांद्रित HCl ले लो, तब भी अभिक्रिया से H2 गैस निकल जाएगी। चाहे तुम यहाँ पे सांद्रित NaOH का विलयन ले लो, तब भी H2 गैस निकल जाएगी। दोनों से करता है भाई ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, कोई भी ले लो तुम। चलो, कहता है आयोडीन गर्म NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद Na और क्या बनता है। अब देखो ये अभिक्रियाएं तुमने किस में पढ़ी होंगी बेटा, अपचोपच्चय रिडॉक्स वाले के अंदर। मैं तुम्हें बताता हूं, हैलोजन लो, NaOH से अभिक्रिया करवाओ, हैलोजन लो, NaOH से अभिक्रिया करवाओ। अब बेटा ये NaOH दो प्रकार का, या तो होगा सर सांद्रित, या फिर सांद्र की जगह लिख देगा वो गर्म, और एक होगा सर तनु। तो क्या बनेगा सर, जब किसी भी हैलोजन की, फ्लोरीन को छोड़ दो बस, ज्यादातर तुम्हें यहाँ पे क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन दिखता है, तीन, फ्लोरीन नहीं दिखता यहाँ, ठीक है। तो सर क्या बनता है, एक तो बनता है सर NaX, यहाँ पे भी बनेगा सर NaX, बस इसके बाद फर्क आता है। अगर मैंने सांद्रित या गर्म लिया है, कोई एक चीज लिखेगा, तो सर यहाँ पे एक बनेगा क्या, NaXO3 और साथ में जल, और यहाँ पे सर NaXO3 की जगह क्या बन जाए, NaOX प्लस में H2O, बस तीन ऑक्सीजन की जगह एक ऑक्सीजन जुड़ेगी बस यहाँ पे। तो सर यहाँ पे क्या करें, देखो गर्म NaOH से अभिक्रिया करवा रहा है आयोडीन की, तो मतलब Na बनेगा और NaIO3 बनेगा। अगर यहाँ पे तनु दे देता तो क्या बनता है, Na और साथ में क्या बनता है, NaOI लिख दो या NaIO लिख दो भाई, तो वो बन जाता। ये करवाई गई होंगी बेटा, इसके अंदर N कारक पूछा जाता आपसे बकायदा, X2 का N कारक बताओ इन दोनों अभिक्रियाओं में। तो जिन बच्चों को प्रयास या फिर क्या पढ़ा बेटा, लक्ष्य जेई में जो पढ़े, अच्छा लक्ष्य जेई में तो नहीं क्योंकि 11th का, प्रयास के अंदर मैंने खुद करवाया है ये, ठीक है, तो देख लो, तो देख सकते हो भाई, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े तो फटाक से बता दोगे। आ जाओ, पता होने वाली बात। कहता है एक अज्ञात ऋणायन को सोडियम लवण बनाया बेटा हमने एक अज्ञात ऋणायन से, इनमें से कोई भी ऋणायन, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया करवा दूं तो क्या बना, Na2SO4, यहाँ करवा दूं तो क्या हुआ, NaHCO3, यहाँ करवा दूं ये CO3 है बेटा, Na2CO3, यहाँ करवा दूंगा तो क्या बनेगा, NaNO3। कहता है अब इनकी लवण की अभिक्रिया मैं MgCl2 से करवाता हूं, किससे करवाता हूं बेटा, MgCl2 से। तो कहता है कि उबालने पर श्वेत अवशेप कहां बनेगा। अब याद रखना बेटा, यहां पे अगर मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम का उत्पाद लिख रहा हूं खाली, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस NaCl। सुनना जरा बात को, यहां क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस में NaCl। यहां क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में क्या, NaCl, और यहां क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में NaCl। तो बेटा याद रखो, देखो अब जलीय विलयन में अभिक्रिया हो रही है भाई, तो NaCl तो जल में घुल जाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी घुल जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम सल्फेट भी। जो घुलता नहीं है बेटा वो ये है। तो जब उबालेंगे ना बेटा हम किसके सोडियम बाइकार्बोनेट और MgCl2 के किसके बेटा मिश्रण को या विलयन को, तो मेरे पास वहां पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और याद करो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई साहब हमारे पास दो प्रकार का जल होता है। कौन कौन सा सर? एक होता है सर हमारे पास हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। जो हार्ड वाटर होता है तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा। जो कठोर जल होता है, कठोर जल किसकी वजह से बनता है सर? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाएं, बाइकार्बोनेट बन जाएं, ठीक है, या फिर क्लोराइड बन जाए या सल्फेट बन जाए। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जल को क्या देता है? कठोरता देता है। और जब हम उसको उबालते हैं तो भैया वो वहाँ पे वो सफ़ेद सफ़ेद बन जाता है। तो वो इसी की वजह से तो होता है, तो यही सफ़ेद सफ़ेद बनाता है वो वहाँ पे, ठीक है। ओके सर, चलो भैया अगला सवाल कहता है सूची मिलान करना है कि
कि भैया सूची 1 में यौगिक और सूची 2 में अभिक्रियाएं शामिल हैं, कि मतलब मुझे H2O2 बनाना हो, ये 2 बार क्यों हो गया, तो भैया किस अभिक्रिया से बनेगा। अब याद करो H2O2 कहां से बनता था बेटा, परऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दो या तो जल से या फिर किसी अम्ल से, तनु अम्ल से। तो देखो बैरियम परऑक्साइड है, बैरियम परऑक्साइड है, ठीक है। बैरियम परऑक्साइड को याद रखो H2SO4 से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहां पे बनता है बैरियम सल्फेट प्लस में H2O2। तो मतलब क्या हुआ सर, एक हो गया Q। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहां बनेगा सर, पहले से भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, देखो MgOH होल ट्वाइस प्लस में क्या बनेगा सर, यहाँ पे CaCO3 प्लस H2O, ये बनता है। और कहां बन सकता है सर, यहां पे ही बन सकता है, देखो MgOH होल ट्वाइस प्लस में CaCl2 बन जाएगा। तो मतलब सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहां बन रहा है, P और R के अंदर, सुनते हुए चलना। यहां पे क्या बनेगा सर, ये सर यहां पे बनेगा BaCl2 प्लस में H2O। और यहां क्या बनेगा भाई, यहां पे बनेगा सर हमारे पास क्या, यहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम, ये हो गया ना। यहां तो कुछ नहीं होने वाला, यहां कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो चलो भाई ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 1 मिनट, हमें क्या बनाना था, H2O2 भी तो बनाना है ना भाई। 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ओके, फर्स्ट का क्या रहा है, Q, यहाँ Q है वहाँ Q है, ठीक है। तो मतलब C और D ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। फिर सेकंड का क्या रहा है, P और R, तो इसमें P दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड का क्या आ रहा है बेटा, S, थर्ड का ये आ रहा है देखो BaCl2 S। और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या आ रहा है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बना CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट तो P से बन रहा है भाई, तो यहाँ आएगा P। T का तो कोई काम ही नहीं है, तो ऑप्शन कोई बन रहा है, फर्स्ट का Q, सेकंड का R, थर्ड का S, फोर्थ का P, ये बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे इसने R वाला दिया हुआ है, ये P और R दोनों से बन रहा है ना। तो देखो P वाला यहाँ पे था, R वाला यहाँ पे था। फिर थर्ड का S है, थर्ड का S यहाँ पे भी है, थर्ड का है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ का देखो P दे रखा है, यहाँ फोर्थ का दे रखा R। और फोर्थ का मतलब क्या बेटा, ये है, ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ का R का मतलब क्या हुआ बेटा, इसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे तो बन ही रहा ना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर वाले अभिक्रिया से बनेगा P से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, D हो जाएगा, ठीक है। चलो सर अगला, कहते हैं तत्व A नाइट्रोजन में जलकर आयनिक यौगिक B देता है। लिखते हैं कि सर A ने नाइट्रोजन से अभिक्रिया की तो क्या बना सर B, और B कैसा यौगिक है बेटा हमारे पास, आप हो गए ये दिया हुआ है सर आयनिक यौगिक है, ठीक है। फिर कहता है B यौगिक जब जल से अभिक्रिया करता है तो 2 देता है, C और D, ठीक है। और जो C है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, मतलब C के अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाए तो मेरे पास क्या बनता है, दूधिया रंग का, एक दूधिया रंग का हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, वो विलयन बन जाता है। तो तुम्हें ABCD बताना है। तो देखो बेटा दूधिया रंग से हमें पता चल गया, हमें सारी चीजें किससे पता चल गई बेटा, इस दूधिया रंग से पता चल गई हैं। कैसे पता चली सर, देखो सर ये दूधिया रंग किसकी वजह से आता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है सर, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं CO2 से तो ये चीज बनती है। तो इसका मतलब क्या है सर, CO2 ये है, तो C क्या होगा सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इतना पता चल गया सर कि ये जो तत्व A है ना, ये कैल्शियम है, तभी तो कैल्शियम यहां तक आ गया भैया, तत्व A तो कैल्शियम ही तो होगा। अब सर ये A का पता चल गया कैल्शियम है, तो अब यहां पे अभिक्रियाएं लिखता हूं सर। जो कैल्शियम होता है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, तो क्या बनेगा, Ca3N2 बनेगा सर। तो ये B बन गया। अब इस B की यदि मैं जल से अभिक्रिया करवा दूं तो यहां से बनता है सर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनती है सर, अमोनिया गैस। तो ये C है सर और ये D है। अब इस C को आगे CO2 से अभिक्रिया करवाओ तो बनती है CaCO3। तो पता चल गया बेटा क्या 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 है। तो ये A है सर, ये B है सर,
ये सी है सर, और क्या है? बस ये तो पूछा था, ए बी सी और डी। डी क्या बेटा? अमोनिया गैस है। बेटा ये कैसे टूटेगा बता देता हूँ, ये कैसे बन गया बेटा। ये टूटेगा कैल्शियम +2 और N-3 में। कैल्शियम नाइट्राइड बोलते हैं इसे हम। तो सर कैल्शियम +2 जल से 2 OH- लेगा, क्या बनाएगा ये? नाइट्रोजन पे कितने नेगेटिव है बेटा? -3। तो -3 किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आवेश। कितने? +3। तो +3 H+ लेगा, 3 H+ आएंगे और क्या बना देंगे? अमोनिया बना देंगे। बस खत्म, बस खत्म भैया। तो ये खत्म होता है भैया क्या? हमारा एस ब्लॉक तत्व का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बेटा अब इसके अंदर और भी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि भैया हमारा NaOH कैसे बनता है, ठीक है, Na2CO3 कैसे बनता है। तो मतलब सोडियम के कुछ यौगिक तुमने पढ़े होंगे, पोटेशियम के कुछ यौगिक तुमने पढ़े, सीमेंट के बारे में तुमने पढ़ा होगा। तो उनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उनको भी एक बार नज़र से निकाल लीजिएगा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ो, मेहनत करो, बाकी किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक पेपर है भाई, ये पेपर डिसाइड नहीं करेगा तुम्हारी लाइफ कहाँ जाएगी, वो तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना बेटा, मस्त रहो, एकदम ज़बरदस्त रहो। ठीक है, तो ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।